नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ इन डेप्थ में। दोस्तों, देश में हिंदुओं की सबसे बड़ी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके हेड माने जाते हैं शंकराचार्य। और अगर किसी मुद्दे पर शंकराचार्य यानी हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर, धर्मगुरु और मुसलमान संस्थाओं के जो पैरोकार हैं या जो अगुवा हैं, चाहे जमायती उलेमाए हिंद के हम अरशद मदनी को कह लें, जो अध्यक्ष हैं जमायती उलेमाए हिंद के, उनको कह लें, तो शंकराचार्य और मदनी साहब अगर एक सुर में एक मंच से एक ही विषय पर बोलें और दोनों एक दूसरे को समर्थन देते नजर आए, तो इसे आप क्या कहेंगे? आप तो कहेंगे अच्छा है। ऐसे माहौल में जब हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में, भारत में दूरियां काफी बढ़ गई हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें की जा रही हैं, ध्रुवीकरण हो गया है, और किसी भी मुद्दे पर अगर ये दोनों संस्थाओं के प्रमुख या दोनों धर्मों के प्रमुख, जिनको हम कह लीजिए, या प्रभावशाली लोग एक मंच से एक सी भाषा या एक विषय पर बोलें और एक दूसरे का समर्थन करते नजर आए, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे अच्छी बात है। लेकिन रुकिए, यहाँ बात हो रही है गाय की। गाय के मुद्दे पर जो भाषा शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं, अब वही भाषा बहुत से मुसलमान लीडर बोल रहे हैं। उनमें सबसे प्रमुख हैं जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी, जिन्होंने ये पहली बार कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, नेशनल एनिमल घोषित कर देना चाहिए, जो कि अभी टाइगर है। और वहीं शंकराचार्य पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से तो काफी सक्रिय स्तर पर गौरक्षा का एक आंदोलन चला रहे हैं, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन जिसको कहते हैं। और वो राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की बात कह रहे हैं, यानी पशुओं से हटकर उसको एक सांस्कृतिक दर्जा देने की मांग कर रहे हैं गाय को, और इसके लिए वो कई यात्राएं भी कर रहे हैं। और पिछले कल परसों में जब वो उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्र में थे, तो उनका खूब स्वागत हो रहा है। मुसलमान उनके स्वागत में आ रहे हैं और उनको एक समर्थन पत्र सौंप रहे हैं, जिसमें लिखा है कि हम आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं, गाय को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, और हम भी मांग कर रहे हैं कि गाय को नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। अब इसके पीछे की पूरी राजनीति को हमको समझना होगा कि आखिर क्यों शंकराचार्य और प्रमुख धार्मिक मुस्लिम धार्मिक नेता एक मुद्दे पर एक राय हो चले। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और उसके बाद से जो वहां पर ध्रुवीकरण दिखा हिंदू मुसलमान का, और जब बकरीद आई तो गाय का मुद्दा फिर उठा, गोमांस या बीफ का मुद्दा फिर उठा। पिछले आपने कुछ सालों में देखा होगा, गोमांस को लेकर बहुत हिंसा हुई है, कई लोगों की पिटाई हुई है। जगह जगह गौरक्षक दल कह लीजिए या गौ संरक्षण में लगे हुए लोग इसको लेकर आए दिन प्रदर्शन करते हैं, और बहुत से लोगों की ऐसे मुस्लिम समुदाय की तरफ से आरोप भी लगता रहा है कि मॉब लिंचिंग भी हुई है कई लोगों की। तो इस बात सही है, कुछ हत्याएं भी हुई हैं गौ संरक्षण को लेकर। तो मुसलमानों की ये अपील आखिर किस नजरिए से देखी जाना चाहिए? ये उनकी मजबूरी है या केंद्र सरकार को एक मुद्दे पर, बीजेपी को खासतौर से एक मुद्दे पर जवाब देने की कोशिश है? क्योंकि अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, जो कि केंद्र सरकार के हाथ में है, तो गायों को लेकर काफी सारे प्रावधान हो जाएंगे। लेकिन ये मांग क्यों कर रहे हैं मुस्लिम लीडर्स? क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्रीय पशु उसे घोषित नहीं किया जा सकता। तो एक तरह का ये पलटवार है, संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं फंसाने की चाल है। और वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जो आंदोलन चला रहे हैं गोरक्षा का, हालांकि वो बहुत पहले से चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी तलखी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, और वो गो संरक्षण को एक तरह से अब उन्होंने हथियार बना लिया है। अगर राजनीति की बात की जाए, क्योंकि धर्म सिर्फ धर्म नहीं होता, उसमें राजनीति भी बहुत सारी होती है। और ऐसा कहा जाता है, उन पर आरोप है अभी मुक्तेश्वरानंद पर, कि वो कांग्रेस के नजदीक है या बीजेपी या संघ के लाइन से अलग हटकर चलते हैं। और पिछले कई बार आपने देखा होगा, कुंभ के टाइम भी, अभी स्नान के टाइम भी काफी विवाद हुआ था उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो ये क्या ये को ऐसा समझा जाए कि अभी मुक्तेश्वरानंद और मुस्लिम लीडर्स एक ही बात बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, और दोनों का स्वार्थ उसमें सिद्ध हो रहा है? एंटी बीजेपी जो गौरक्षा के नाम पर बीजेपी ने जो एक आंदोलन खड़ा किया है, या हिंदू मुस्लिम वो करती है, उसका जवाब देने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है।
तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है। देखिए, गायों को लेकर सियासत नई नहीं है, हमेशा से गायों को लेकर सियासत होती रही है। लेकिन अब जो सियासत हो रही है वो बड़ी अजीबो-गरीब है और उसमें गाय बेचारी कहीं फँसती नज़र आ रही है। देखिए, गाय जो है हिंदू संस्कृति का आधार रही है या हिंदू संस्कृति में गाय की बड़ी मान्यता है। लेकिन हिंदू धर्म को अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा प्रैक्टिकल धर्म है। इसमें सिर्फ धर्म नहीं होता, अर्थशास्त्र भी जुड़ा होता है, सांस्कृतिक भी जुड़ा होता है और ये सब मिलाकर एक जिसको कहते हैं जीने की एक शैली है हिंदुत्व, तो वो इधर भी ज़ाहिर होता है। क्योंकि अगर हम इतिहास में जाएँ, तो ऋग्वेद काल में गायों की पूजन का ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि गौमांस खाने का उल्लेख ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं कि कई जगह गौमांस के भक्षण का उल्लेख मिलता है और वो ब्राह्मण भी गौमांस खाते थे, ऐसा कई विशेषज्ञ या इतिहासकार कहते हैं। लेकिन ऋग्वेद के काल के बाद फिर हम अचानक देखते हैं उत्तर वैदिक काल में गायों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा और गायों को जो पवित्र मानने की परंपरा शुरू हुई, वो उत्तर वैदिक काल में हुई, यानी 1000 ईस्वी के बाद से। उसकी वजह भी ये आर्थिक तौर पर हम देखें तो जब ऋग्वेद काल में घुमंतु एक प्रकार से आर्य कह लीजिए या जो हिंदुत्व है या सनातनी, वो घुमंतु प्रजातियां थी, तो उसमें खेती-बाड़ी का उल्लेख कम मिलता है। लेकिन जब वो स्थायी निवास बना लिया उनने सप्त सिंधु क्षेत्र में और खेती-बाड़ी करनी शुरू की, तो पशुधन की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जो कर्मकांड थे, पशु बलि थी या गौवध था, उसके कारण पशुओं की संख्या कम होती थी। तो एक इस तरह की व्यवस्था बनाई गई, गाय को पवित्र घोषित किया गया ताकि उसको काटा ना जाए या उसका वध ना किया जाए या गौमांस ना खाया जाए, जिससे पशुधन बढ़े, जो खेती-बाड़ी में काम आए, चाहे दूध उत्पादन में काम आए और एक स्थायी व्यवस्था हो। और धीरे-धीरे करके गाय एक भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्तर वैदिक काल में रीढ़ बन गई या केंद्र बन गया। जिसके पास जितनी गाय, गोधन, वो उतना बड़ा आदमी। ये उत्तर वैदिक काल में पूरा आप देखिए, जब तक ये सभ्यता गंगा के दोआब तक नहीं आई और उसके बाद भी ये चलती रही। तो गाय इस तरह से धीरे-धीरे पूजनीय हो गई क्योंकि उसका खेती-बाड़ी में खूब उपयोग था, उससे जुड़े हुए बैलों का। फिर धीरे-धीरे उसको धार्मिक महत्व प्रचलित हो गई, कहावतें प्रचलित हो गई, मान्यताएँ मिल गईं, कहानियाँ गढ़ ली गईं, गायों को में देवताओं का वास मान लिया गया। फिर उसको गौमूत्र और फिर गोबर से लिपाई, तो इस तरह से पूरा सामाजिक और आर्थिक धुरी गाय बन गई और वो अभी तक रहा जब तक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जाते-जाते तक भी मजबूत रही और तब तक गाय एक आधार बनी रही। लेकिन उसके बाद जब मशीनीकरण तेजी से हुआ कृषि में, अभी हम पिछले 30-40 सालों की बात करें, जब ट्रैक्टर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, तो अचानक पशुओं की ज़रूरत कम पड़ी और इस तरह से गायों का महत्व पशुओं में कृषि में कम हुआ और बैल तो लगभग गायब हो गए गाँव से अब। गायें भी कम पालनी, जो खर्चा हो गया, जो भूसा हो गया, जो चारा हो गया, उसकी कमी पड़ी। तो एक तरह से गाय इग्नोर होने लगी आर्थिक तौर पर। जब आर्थिक तौर पर इग्नोर होने लगी तो उसका इस्तेमाल फिर से उस स्लॉटर हाउस पहुँचाई जाने लगी। उसको गौमांस के लिए बेचा जाने लगा और एक इस तरह से बड़ा गौमांस का एक केंद्र बना भारत और इस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला बीफ को भारत है, ऐसा कहा जाता है। और आंकड़े हम देखें तो 450 करीब स्लॉटर हाउस हैं देश में, जिसमें से 70 ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं और जिसमें से 9 ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं के हैं। तो ये पूरा अर्थशास्त्र में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गायों को लेकर और इसमें कुछ धार्मिक भावनाएं जुड़ी। तो ये है तो बेसिकली अर्थशास्त्र। अब जब अर्थशास्त्र है, फिर गायों के बहाने उसकी राजनीति शुरू हुई, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, तो वो एक आधार बना। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर ही पलटवार किया है मुसलमानों ने कह लीजिए या दूसरी एंटी बीजेपी जो लॉबी है उसने। तो ये राजनीति अभी ये चल रही है। इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद का मंशा भी आप समझ सकते हैं और मुसलमानों का मंशा तो आप समझ सकते हैं। मुसलमानों का ये है कि उनमें उनकी एक हताशा को भी आप समझ सकते हैं इसमें, जिस तरह से हिंसा हुई है इस मामले में। और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ हिंदुओं में भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो गायों का व्यापार करती हैं, चाहे वो गोमांस के लिए हो, चाहे वो उनकी भी दुहाई दी जा रही है। तो इसके पीछे का पूरा अर्थशास्त्र ना बिगड़े, तो केंद्र सरकार अगर एकदम से उसको राष्ट्रीय एनिमल घोषित करती है और गोवंश गोमांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाती है, तो एक अर्थशास्त्र को एक वर्ग को बड़ा झटका लग सकता है, कई लोग बेरोजगार हो सकते हैं। तो केंद्र सरकार की मजबूरी है, बीजेपी की मजबूरी है। इसको नेशनल एलिमेंट घोषित नहीं किया जा सकता या राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जा सकता या पशु से गैर उसको सांस्कृतिक विशेषता नहीं दी जा सकती।
समाज में है, लेकिन कानूनी तौर पर अगर उसको घोषित किया गया तो काफ़ी सारी अड़चनें हो जाएँगी उसमें, ख़ास तौर से इससे जुड़े हुए अर्थशास्त्र में। तो इस चीज़ को पकड़ लिया है मुसलमानों के नेताओं ने, और चाहे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हो, और वो कहीं न कहीं फँसाने के चक्कर में हैं बीजेपी को, और बीजेपी से जवाब माँग रहे हैं कि आखिर आप इसको राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करते? ताकि आम जनता में ये मैसेज जाए कि ये एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, गाय को लेकर राजनीति है और हिंदू-मुस्लिम को बाँटने की कोशिश है। लेकिन इस पूरी सियासत में कहीं न कहीं गाय बेचारी फँस गई है, जो कभी गाँव की रीढ़ हुई थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी, लेकिन मशीनीकरण इतनी तेज़ी से हुआ कि वो अप्रासंगिक हो गई है। आपको रोडों पे गायें दिखती हैं, गौशालाएँ में गायें मरी पड़ी मिलती हैं, तो इसमें राजनीति जो हो रही है, उसका जवाब दिया जाना चाहिए कि धार्मिक तौर पर भी सोचा जाना चाहिए हिंदू समाज की तरफ से कि गायों को आखिर कैसे वो मैनेज करे ताकि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। उसको सिर्फ़ अर्थशास्त्र से ना जोड़ा जाए या धार्मिक भावना से ही ना जोड़ा जाए। तो ये रास्ता निकालना होगा, नहीं तो वैमनस्य बढ़ेगा और बेचारी जो एक बेहतरीन पशु है गाय, उसमें कहीं न कहीं उसका जो गति हो रही है, वो हम और आप सब जानते हैं, वो बीच में फँस गई है कहीं न कहीं। तो इसमें कोई ढकोसला नहीं होना चाहिए, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति का खेल नहीं होना चाहिए जो इस समय बनाने की उसको खेल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरी राजनीति को समझिए, गाय की राजनीति को, इससे जुड़े हुए अर्थशास्त्र को समझिए, इससे जुड़ी हुई धार्मिक भावनाओं को समझिए। धार्मिक भावनाओं पर कहीं पर भी इसमें सवाल नहीं है, क्योंकि धर्म में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तर्क से नहीं तौला जा सकता, और वैसे ही गाय की पूजा भी है। लेकिन चूँकि हिंदू धर्म एक जीवन जीने की शैली है, इसलिए हम ये बात कर लेते हैं, उसका अर्थशास्त्र भी उसमें ढूँढ लेते हैं, लोगों का स्वार्थ भी ढूँढ लेते हैं, जो कि अच्छी बात है हिंदू धर्म के साथ, जो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस पूरे गणित को समझिए, गाय की सियासत को समझिए, और प्रार्थना कीजिए कि गाय इस राजनीति में ना फँसे, और वो उसका संरक्षण हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।